आप सभी शिक्षक बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज जो है मैं ये तीसरा वीडियो आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। और एक्चुअली ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये 14 नवंबर का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसको लेके बनाया है। बिना स्ट्रेटजी के, बिना एक गोल फिक्स किए हुए हम सफलता जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी चाहिए सभी के लिए। तो चूँकि हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बननी चाहिए और क्या होना चाहिए और सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, तो जाकर के जो 14 वाली आपका जो डेट है उस पर कुछ बातें बन सकती हैं। तो आज का जो मेरा ये वीडियो होगा ये इसी बात पर फोकस कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर गैप है और उस गैप को हम कैसे भरें और हमारा मेन फोकस जो है वो किस पर होना चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी इसके। ऐसे लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। एक्चुअली पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे ही है कि एक्चुअली आप में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है। सब कुछ आपके साइड में है, जो भी जजमेंट आया है आपके साइड में आया हुआ है, लेकिन फिर भी बातें नहीं बन रही हैं। इसलिए नहीं बन रही हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं है। एक्चुअली पहला क्वेश्चन आपसे मैं यही करना चाहता हूँ कि जो आपका जजमेंट आया है, जो आपको 2 अगस्त को जजमेंट कॉपी मिली है, क्या उस कॉपी में ये बात लिखी गई है क्या? पहला क्वेश्चन है, क्या लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को आधार मानकर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करना था? ये पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या ऐसा कुछ है लिखा हुआ? आपने सभी लोगों ने भली भांति पढ़ा होगा और सभी लोग का आंसर एक ही होना चाहिए। अब इसमें बटना नहीं हमको है, कोई बटेगा नहीं इसमें। एक ही आंसर सभी के मुंह से निकलना चाहिए और वो आंसर क्या होना चाहिए? जो सच में लिखा हुआ है। और वो आंसर क्या है? वो आंसर सभी का हाँ होना चाहिए। एक्चुअल प्रैक्टिस में जो ये पहला क्वेश्चन है, जो सबसे मेन इसका ये है, थीम है, जो जजमेंट का मेन थीम है, उस पर ही डिवाइड है लोग। ऐसा तो अगर पहले से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज है, कम है, तो 14 जो नवंबर है उसमें आप तैयारी कैसे करेंगे? सरकार ने तैयारी कर रखी होगी कि उसे क्या बोलना है, कैसे करना है, उसने ब्रीफिंग भी किया होगा। तो अपनी साइड से भी ब्रीफिंग और स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे केस में 100% जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी जो है जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअली हम 3 भागों में डिवाइड हैं। अगर 3 भाग में हम देखें तो एक जो है ज्वाइंट टीचर हैं, ऐसा, और दूसरा पार्ट जो है वो है नॉन ज्वाइंट का है। तो नॉन ज्वाइंट टीचर का है सेकंड पार्ट, नॉन ज्वाइंट टीचर है ऐसा। और तीसरा जो सबसे अहम रोल है 219 का है, पिटिशनर जो है ऐसे। तो ये तीनों की अलग अलग राय है इस पे, तीनों लोग अपने अपने अनुसार इसको डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में इन तीनों की बस केवल एक ही बात होनी चाहिए और ये बात होनी चाहिए हाँ हाँ और हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अभी हम देखेंगे इसके आगे कितना फ़ायदा है इसमें, इस हाँ में कहने में। अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस हैं एकदम, तो ये समझ जाइए कि लगभग 99% जो है आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। 99% प्रॉब्लम खत्म हो गई है अगर सब इस एक मत पर आते हैं तो, केवल हाँ की पोजीशन पर। तो देखते हैं कैसे इसमें क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए हम लोग को। तो देखते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि सभी का हाँ है और सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बताने वाला हूँ इसमें कि 14 नवंबर को कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अगर 14 नवंबर की हम बात करते हैं, इधर देखें, तो 14 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो 14 नवंबर को सबसे पहले बोलने का मौका जो आपके जो पिटिशनर्स हैं उनको मिलने वाला है, सरकार को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने आपत्ति दर्ज की है, कि आपने कंटेम्प्ट फाइल किया है, तो पहला मौका आपको मिलेगा। अगर पहला मौका आपको मिलेगा तो आप अपने जो भी आपके वकील हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं आपके, उन एडवोकेट्स को आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से ब्रीफ करें। अगर आप छुट्टियां लेके जाना चाहें बिल्कुल आप जाएं, और फेस टू फेस, बीच में इमीडिएटर नहीं रखना है। आपको क्या करना है? फेस टू फेस ब्रीफिंग करनी है।
और ब्रीफिंग पॉइंट वाइज करनी है। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हम करते हैं, हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को नोट करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन है तो उनके आंसर कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे करिए, स्ट्रेटजी एकदम रखिए, एकदम क्लियर रखिए स्ट्रेटजी क्या करना है, हमारी साइड से क्वेश्चन क्या होगा और उनके साइड से इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इस बात को अगर ध्यान में रख के करते हैं ब्रीफिंग अपने एडवोकेट को, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। जब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, आपको ये नहीं पूछना है कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जा रहा है, ये नहीं क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन किस फॉर्म में थी भाई, गाइडलाइन जो किस फॉर्म में थी, ऑर्डर के फॉर्म में थी। अगर उस गाइडलाइन या उस ऑर्डर को जो है देखा गया है, उसके अनुसार काम हो रहा है, तो कैंडिडेट्स की संख्या कम क्यों है, कैंडिडेट्स की संख्या कम कैसे है, ऐसा संख्या कम क्यों है, क्यों कम संख्या में बुलाए जा रहे भाई। जब आपको लास्ट मेरिट लिस्ट को मानना था, बेस मानना था, तो कैंडिडेट्स की संख्या कम क्यों हो रही है। और साथ ही साथ अब यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, ये बात तो ये समझ के परे है कि अब आप एक बार डायरेक्ट बुलाएंगे, एक बार इनडायरेक्ट बुलाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जब आपको लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाना है, आपको मान लीजिए दे दिया गया है कि स्टार्टिंग से लेकर के 160 नंबर तक के अभ्यर्थियों को बुलाना है, ऐसा, तो अब यहां पे ये कहां आता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और अब ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गया कि भाई पीआरटी वारटी भी कुछ नहीं है, ये पीआरटी अब क्या है, अब कुछ नहीं पीआरटी भाई, इसकी मांग अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं वो अपना रहेंगे, जिन्होंने वर्किंग टीचर्स के फॉर्म में है, वर्किंग टीचर अपना करेंगे काम। हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए जैसा ऑर्डर कहा गया है वही अब हमको चाहिए, 100% उसको लागू कराने का लक्ष्य होना चाहिए बस। अब आप सोचिए, अगर 100% ये लागू हो गया तो कितने शिक्षक जो हैं उनका इसमें हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने मैक्सिमम शिक्षक जो हैं इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो केवल एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, अपने उनको भी कराइए कि जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है बस वो फॉलो कराइए हमारा। और वो फॉलो कराने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है वहां तक मेरिट निकलनी चाहिए। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ये क्या मतलब है, आप एक बार डायरेक्ट निकालेंगे फिर एक बार इनडायरेक्ट निकालेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये बहुत क्लियर आप ब्रीफ करिए कि आप ये जरूर कहिए कि उस संख्या तक बुलाया जा रहा है, अगर यहां तक बुलाया जा रहा है तो संख्या कम क्यों बुलाई जा रही है, तब उनके साइड से कहने दीजिए। क्वेश्चन ऐसा पूछिए कि आंसर वो दें कि नहीं भाई वहां तक नहीं बुलाया जा रहा है, वहां तक नहीं बुलाया जा रहा है, हम उतना ही बुला रहे हैं जितनी हमारी वैकेंसी है 17,000 समथिंग, इतना बुला रहे हैं। तब ना आपके वकील कहेंगे कि भाई गाइडलाइन का पालन कहां हुआ, ये तो फिर आपने अपना मनमाना किया। तो सुप्रीम का ऑर्डर कहां यहां फॉलो हुआ, तो ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का क्या मतलब हुआ था फिर, तो ऑर्डर कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मनमाना ही करना है तो भाई इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरी तरह से अवहेलना है। तो पहली बात ये, उनको बोलने का मौका दीजिए नकारात्मक बात कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। अपने साइड से बस ये बोलना कि भाई आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो ये कैंडिडेट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर तक कैंडिडेट क्यों नहीं बुलाए जा रहे हैं, ऐसा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अंतिम तक कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे तो इसमें जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो मैक्सिमम बच्चे इसमें आ जाएंगे। अब 219 वाले भी जो बच्चे हैं इसमें भी तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट तक आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल। और कुछ अगर छूट जा रहे हैं तब सेकंड टाइम देखा जाएगा कि अगर कुछ छूट रहे हैं बच्चे, तब आप बात करिए कि भाई अब बैलेंस फैक्टर लगाइए इस पे। आप जो कह रहे थे ना कि बैलेंस, कि भाई बैलेंस करना है, बैलेंस का मतलब नौकरी पाना है ना भाई, तो बैलेंस क्या, यानी अपने एडवोकेट को कहिए कि बैलेंस नहीं, इस बार लिखवाइए नौकरी मिलनी है। अगर मान लीजिए 219 अगर 100 लोग यहाँ पे हो गए सेलेक्ट, 100 सेलेक्ट हो गए तो 119 ही तो बचे,
इस 119 को एक्सेप्शनल केस में रखिए, एक्सेप्शनल केस, और है भी एक्सेप्शनल केस, तभी तो 142 लगा है। तो उस एक्सेप्शनल केस में जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको क्या किया जाए, बैलेंस इस बार ना लिखवाइए, इस बार लिखवाइए कि उनको क्या दिया जाए, जॉब दिया जाए, इस वैकेंसी के तहत इनको जॉब दिया जाए। तो बात ये बनने वाली है ऐसा। अब कुछ प्रेयर नहीं सुना जाएगा, अब क्या करना है, बस इंप्लीमेंट कराना है। अब ऐसा नहीं है कि साहब हमको कर दीजिए, अब मर्सी दिखा दीजिए, अब मर्सी और नहीं चलने वाली है, अब किसी तरह की कोई मर्सी नहीं चलनी है। कोर्ट का ऑर्डर है, क्लियर कट ऑर्डर है, आपके पक्ष में ऑर्डर है, तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक ही बात बोलनी होगी। तो पूरा कॉन्फिडेंस हमारा क्या है, हमारे पूरे कॉन्फिडेंस सबके अंदर होना चाहिए इस बात को लेके कि 100% पर ही कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। आपने नौकरी दे दिया है, 3 साल उसने काम भी कर लिया, अब वो कहाँ जाएगा, ये भी तो बात आप सोचिए। आप टीचर है ना, तो आप इस बात को नहीं सोच रहे हैं। आप इस बात को जरूर सोचिए एक बार कि अगर 100, हमने ज़्यादा नहीं ले रहे, अगर 100 व्यक्ति भी, 100 टीचर्स भी बाहर आ गए ऐसा, और इनकी एज जो है 42 ईयर्स हो गई है, सपोज करिए 40 प्लस हो गई है, तो अगर ये 40 प्लस हो गए हैं और कहीं से जॉब छोड़ करके भी आए हैं कि भाई टीचर की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, घर के पास है, सब कुछ अपने इसमें मिल जा रही है, तो अब ये कहाँ जाएगा, ये कैंडिडेट कहाँ जाएगा ऐसा, ये तो कोई नहीं सोच रहा है। तो ये सोचने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इसीलिए कहा गया बैलेंस, यही बैलेंस है, यही बैलेंस है। बैलेंस का मतलब है, ये बैलेंस इसलिए बनाया गया कि कोई बाहर ना जाने पाए यहाँ से। जो हाई मेरिट वाला है वो भी इसमें आएगा, जो लो मेरिट वाला है जहाँ तक सिलेक्शन हो चुका है वो भी इसमें आएगा, और पिटिशनर भी आ जाएंगे इसमें। बैलेंस करने का यही सेंस है कि इसमें पिटिशनर्स भी आ जाएंगे। हाँ, अगर आपके वकील बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल जो बच रहे हैं उनको एक्सेप्शनल केस के फॉर्म में, उसी बैलेंस के नाम पर जॉब के फॉर्म में इस बार आना चाहिए कि इनको भी जॉब दी जानी चाहिए, ये एक्सेप्शनल केस हैं, ऐसा करके तभी आपकी बात यहाँ पे बनने वाली है। अगली बात जो हमारे मन में आती है कि नहीं सरकार ऐसे नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, ये कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि लोग पहले ही अपने हिसाब से बोलने लगते हैं कि नहीं देखिए संख्या ही नहीं इतनी है, बिल्कुल नहीं संख्या इतनी है। तो कोई कहेगा नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता, भाई क्यों नहीं हो सकता है, ये तो बताइए। एक मिनट देखते हैं ऐसा, इस बात को भी आप समझने का प्रयास करते हैं। हम मान रहे हैं कि भाई चलिए 20,000 लोगों को देना पड़ेगा अतिरिक्त जॉब, यही हो रहा है ना, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि 20,000 के आसपास जाएगा। चलिए हम मानते हैं 20,000 देना पड़ेगा, बिल्कुल जॉब देना पड़ेगा 20,000 को। तो ये जॉब जो आपको दी जा रही है, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ये एक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत दी जा रही है ना, कोई रेवड़ी तो बांटी नहीं गई है। क्या रेवड़ी बांटी गई है क्या इन लोगों को? नहीं ना, ये तो हक है ना। ये आदमी 6 साल से बैठा हुआ था, आपने 6 साल तक इसको लटकाया हुआ है, 6 साल तक आपने इसको जॉब नहीं दिया हुआ है, इसलिए 2 साल तैयारी भी किया, 8 साल इसलिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ऐसा। और इस 8 साल में क्या कुछ नहीं चेंज हो गया है, जरा ये सोच के देखिए। अब क्या हुआ है कि जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं, इनमें मैक्सिमम की शादी हो गई, भाई नहीं हो गई है, हो गई ना भाई। और शादी के साथ साथ क्या हुआ, परिवार की देखभाल का भी जिम्मा आ गया है, ये भी तो आ गया ना, नहीं आ गया? तो क्या अब ये फिर से तैयारी कर पाएंगे क्या? इस बात को सोचा आपने कभी? नहीं सोचा होगा। अब ये दोबारा क्या जो पढ़ाई 6 से 8 घंटे ये कर रहे थे, ये कर पाएंगे क्या फीमेल्स कैंडिडेट्स? नहीं ना। यानी कहने का ये मतलब है कि जो इसके सहारे बैठे हुए थे उनका तो गया, अब वो तो ना कोई निकाल पाएंगे, अब उनके लिए पूरा सपना खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया ना भाई खत्म। अच्छा दूसरी बात, मेल कैंडिडेट भी देखिए, ऐसा नहीं कि मेल बहुत इसमें फायदे में है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी देखिए। अगर आप सपोज करिए आप 35 प्लस में आपने ये जॉब के लिए अप्लाई किया था ऐसा, तो अब आपकी एज कितनी हो गई है 6 साल बाद, अब आप एज हो गई 41, यही ना हुआ? अच्छा आपने 30 साल पर अप्लाई किया था, आपकी 36 एज हो गई है ऐसा, तो क्या स्टेमिना उतना ही रह गया है क्या? आपके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ा है क्या? आपके ऊपर तो बर्डन बढ़ा है। अब आपको क्या पेरेंट्स के द्वारा पैसे मिलते हैं, क्या आप फिर से 6 से 8 घंटा प्रिपरेशन में दे पाएंगे? ऐसा हो पाएगा क्या?
बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब फिर से है कि चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो चाहे मेल कैंडिडेट्स हो, इन दोनों का बस एक ही रास्ता है, और वो क्या हो बचता है, और वो बचता है प्राइवेट जॉब, केवल और केवल ये प्राइवेट जॉब, वो भी टीचिंग का। टीचिंग के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। मैं टीचिंग भाई शुरू से टीचिंग आपका प्रोफेशन रहा, आपका सपना रहा है, तो जाहिर सी बात आप टीचिंग ही कर रहे होंगे ऐसा। और प्राइवेट जॉब का आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत है आपके साथ और कितना आप इसमें सुकून से हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना था कि आप इसको मत सोचिए, आप इसको मत सोचिए कि 20,000 जॉब कहाँ से क्रिएट करेगा सरकार। ये सरकार की प्रॉब्लम है और सरकार इसका सोल्यूशन भी लाएगा। सरकार छोटी मोटी थोड़ी चीज़ है, वो तो सोल्यूशन लेके बैठी होगी कि जब दबाव पड़ेगा तब इसको देखा जाएगा ऐसा। तो आप इसको बिल्कुल चिंता नहीं करें कि ये जॉब कहाँ से आएंगे, आएंगे बिल्कुल जॉब आएंगे, और ये 100% आपको देगा सरकार। बस आप नहीं, खुद अंदर से ये ना आपकी जो अंदर से आत्मा है वो थोड़ी सी बहुत ये है कि नहीं आप सबका भला सोच रहे हो, कि नहीं ऐसा है कि भाई जो लोग 2016 से बैठे हैं उनका क्या होगा, ये आप सोच रहे हो, उनके लिए भी जॉब आएगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? पहले आप तो क्लियर हो जाओ। आप क्लियर ही नहीं हो रहे हो। आप यहाँ पे क्लियर हो जाओगे तब नहीं 2016 से जो बैठे हैं उनके लिए नई जॉब आएगी, और ये तो सरकार फिर से क्रिएट करके देगी। ये आपकी प्रॉब्लम थोड़ी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी ये प्रॉब्लम है कि एक जॉब ले लेनी है। कितने ढेर सारे सपने आपके साथ हैं, है ना भाई, कि किसी के पास ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं उन सभी परिवारों की। तो कितने परिवार इससे डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए। ये मेरा शुरू से मेरा ये है कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी जा करके आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर हमने जो है कॉन्फिडेंस लेवल को सबका एक लाने की कोशिश की है कि एक ही चीज़ सब बोलें। जितने भी आपको वकील हैं, जितने भी आपके एडवोकेट्स हैं, पहला चीज़ यही होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए कि संख्या कम क्यों आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का फॉलो हो रहा है तो आंसर उनको देने दीजिए, आंसर उनको देने। आप ये मत पूछिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं होगा ही भाई, क्यों नहीं होगा। आप पहले क्वेश्चन ये क्यों कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपके क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन पूछिए ना, पालन आप कर रहे हैं तो बुला क्यों नहीं रहे इतनी संख्या में। क्वेश्चन ये हमारा होना चाहिए। अब उनके साइड से आंसर आने दीजिए और देखिए उनका आंसर क्या होगा। तो उनका आंसर ये होगा कि सर प्रोसेस शुरू हो गई है। अब देखिए उनका आंसर, प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया सर। पर यही तो कहेंगे ना ये। अब उनके साइड के वकील के देखिए, यानी सरकार की साइड के वकील के क्या बोलेंगे, सर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये उनके साइड का ये रहेगा। अब लेकिन जैसे ही आपके साइड से पूछा जाएगा कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये प्रोसेस किसके आधार पर है, किस ऑर्डर के आधार पर स्टार्ट हुआ है। फिर से क्वेश्चन बदलिए मत, क्वेश्चन फिर वहीं रखिए। आप ये बिल्कुल ब्रीफ करिए कि उसको छोड़ना नहीं है पॉइंट को। फिर से क्वेश्चन वही है कि अगर स्टार्ट हो गया है तो किस ऑर्डर पे स्टार्ट हुआ है, किसकी लाइटनिंग में, किस जजमेंट की लाइटनिंग में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ना। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर चल रहा है, तो फिर संख्या क्यों कम बुलाई जा रही है, संख्या जो है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्यों नहीं है। तब इनका जवाब क्या आने वाला है कि नॉलेज नहीं है या पता नहीं है। सर पूरी नॉलेज पता नहीं है। और ये तुरंत क्या मांगेंगे, समय मांगेंगे। ये आ गया समय का समय, तुरंत समय मांगा जाएगा इस पर तुरंत समय मांगा जाएगा। और समय मांगा जाएगा कितने महीने, कम से कम 2 हफ्ते का। 2 हफ्ते का प्रोसेस स्टार्ट है, ये बताने के लिए 2 हफ्ता चाहिए। प्रोसेस स्टार्ट है, किस बेसिस पर स्टार्ट है ये इनको पता नहीं है, और लेकिन 2 हफ्ते का इनको समय चाहिए। आप एडवोकेट्स को बताइए कि सर ये मांगा जाएगा, इसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, आपका क्या जवाब होगा। अगर ये समय मांगा जा रहा है तो किस बेसिस पर दिया जा रहा है। अगर वो जो वकील साहब थे वो आए हैं तो क्या इस बात का पता लगा के नहीं आए हैं कि प्रोसेस कैसे चल रही है और क्या उस पर क्राइटेरिया माना जा रहा है। तो आपकी तरफ का मजबूत वकील जो होंगे उनको पूरी अच्छी तरह से ब्रीफ करिए कि सर इसी को पकड़ के रखिएगा,
जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 4 लोग बैठे हैं तो आप किसका आंसर देना पसंद करेंगे? जो सबसे आसान क्वेश्चन होगा। अगर 4 वकील आपके साइड से हैं, चारों के अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो हमेशा वो उसके साइड जाएगा जहां से उसको समय मिल जाएगा। ऐसा अगर आप ये समय दिलाते हैं 2 हफ्ते का, मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समय मिलना है। तो अगर 2 हफ्ते का समय दिलाते हैं तो इस मेन फोकस, अगला फोकस जो आप फिर ब्रीफ करिए कि सर अगर 2 हफ्ते का समय दिलाया जाता है तो पूरे हर एक चीज की प्रोसीडिंग के साथ आएं, और अगर सचिव महोदय लोग को बुलवा लें तो क्या हो जाएगा भाई? सोने पे सुहागा। जब तक बड़ी मछली नहीं आएगी तब तक प्रोसेस तेज नहीं होगा। जहां यहां पर सचिव लोगों का जिक्र आया, प्रोसेस क्लियर आएगा और आपका प्रोसेस भी कंप्लीट होगा। ऐसा तो फोकस एक रखिए 100% का। अगर 100% रखते हैं तो ना तो पीआरटी का झंझट है, ना तो आपका नॉन ज्वाइंट का झंझट है, ना तो ज्वाइंट टीचर का ये है, और आपके पक्ष में आया हुआ है, कोई मांगने आप नहीं जा रहे हो, ये आपके पक्ष में आया हुआ बात है। अगर यही डिसीजन आपके अनफेवर होता आपके लिए तो सरकार सब कुछ बंद करके समेट चुका होता। वो नहीं सोचता कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे, कैसे जीविका चलेगी, ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो बिल्कुल ये मन में भ्रम निकाल दीजिए कि कैसे देगा, नहीं देगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक ही बात रखिए, सारे लोग से मेरी अपील रहेगी, सभी लोगों से, जितने लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, कि अपने एडवोकेट्स को फेस टू फेस ब्रीफ करें। एक बात को बस ब्रीफ करें कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स तक आना चाहिए। बस जो भी मेरिट हो वो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है वहां तक आएगा। इससे आपको सीट भी मिलेगी, पीआरटी से ज़्यादा सीट मिलेगी आपको। पीआरटी का झंझट बिल्कुल मत करिए, तो ये और भी फंसाते जाएंगे। जो जजमेंट आया उसी के अनुरूप आप कराइए, बस केवल उसी पे बात करिए, केवल एक ही बात करिए कि हमको जजमेंट के अनुसार ही चाहिए, बस और कोई बात ही नहीं करनी है। फिर देखिए 1 से 2 डेट में निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। एक डेट आपकी 14 है, अगली डेट जो भी आएगी इनको पता रहेगा कि अगली डेट में सचिव लोग आ जाएंगे निश्चित तौर पे। तो एक ही फोकस रखेंगे, आई थिंक आपका ये काम हो जाएगा। ये मोटिवेशनल टाइप का मेरा स्पीच था और मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई कि एक पे फोकस करेंगे तो आई थिंक आपका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मेरा मेन मकसद है सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे रह करके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गोल मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद, मेरी बातें पसंद आती हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक करें, और मेरा एक अनुरोध भी होगा कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें। और आने वाले दिनों में और भी कोई अपडेट्स होंगे, और भी कुछ ऐसा कुछ मेरे समझ में आएगा तो निश्चित तौर पर मैं आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।